हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माइनिंग स्टडी विशाल में। जैसा कि हम माइंस रूल पढ़ा रहे हैं, तो माइंस रूल चैप्टर 2 लेकर आए हैं, जिसमें कि इसमें कमेटी के बारे में दिया हुआ है। तो माइंस एक्ट के सेक्शन 12 के अनुसार केंद्रीय सरकार एक कमेटी गठित करती है, बैठाती है, जो मतलब नया रूल्स रेगुलेशन बनाने के प्रस्तावों पर केंद्रीय सरकार को सलाह देगी। सरकार द्वारा सौंपे गए एक्सीडेंट के मामलों की जांच करेगी तथा रूल रेगुलेशन बायलॉ के संबंध में दिए गए आदेशों के विरुद्ध अपील सुनेगी। यह अध्याय उसी कमेटी के विषय पर है। कमेटी कितने समय के लिए बनेगी, उसका सेक्रेटरी और अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कमेटी में कब तक रहेंगे, मीटिंग का कार्य संचालन कैसे होगा इत्यादि बातें यहाँ दी गई हैं। तो हम जब चैप्टर 1 में पढ़े थे तो दो रूल पढ़े थे। अब यहाँ से तीसरा रूल स्टार्ट होता है। तो तीसरा रूल में यह बताया गया है कि कार्यकाल टर्म्स ऑफ ऑफिस के बारे में। तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर कर दें, और पहले सब्सक्राइब किया हुआ है तो हमारे इस सेशन को लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको क्लास कैसा लगा। एक्ट के सेक्शन 12 के सब रूल 1 में सी, डी व ई में दिए गए सदस्यों का कार्यकाल गजट में उनकी नियुक्ति प्रकाशित होने की तारीख से 3 वर्ष का होगा, परंतु 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी सदस्य तब तक सदस्य बना रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति गजट में प्रकाशित न हो जाए। किंतु आकस्मिक रिक्त स्थान को भरने के लिए नियुक्त किया गया सदस्य उस सदस्य के कार्यकाल के बचे समय के लिए ही पद पर रहेगा जिसकी जगह उसे नियुक्त किया गया है, तथा यह समय समाप्त होने पर भी वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति गजट में प्रकाशित न हो जाए। हम अगला रूल देखते हैं, चौथा, जिसमें कि 4 में कह रहा है कि कमेटी का सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी के बारे में। तो इसमें लिखा है कि चीफ इंस्पेक्टर द्वारा इस काम के लिए नॉमिनेटेड इंस्पेक्टर कमेटी का सेक्रेटरी सचिव होगा। आगे देखते हैं 5, मतलब अगला रूल 5 नंबर, इसमें मानदेय मतलब रिम्यूनरेशन के बारे में दिया गया है। सदस्यों को केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय पारिश्रमिक मिलेगा। 6वां रूल, यह रूल रद्द कर दिया गया है। फिर 7वां आपका अगला रूल आता है रेजिग्नाइजेशन, मतलब पद त्याग, रेजिग्नेशन। सब रूल 1 कह रहा है कि अध्यक्ष चेयरमैन को छोड़कर कोई भी अन्य सदस्य अध्यक्ष को संबोधित त्याग पत्र देकर पद त्याग कर सकता है। दूसरा, केंद्रीय सरकार को संबोधित त्याग पत्र देकर अध्यक्ष पद त्याग कर सकता है। सब रूल 3 में सब रूल 1 व 2 उपनियम, मतलब वही सब रूल 1 और 2 में वर्णित पद त्याग उसे स्वीकृति देने की तारीख से लागू होगा। यह त्याग पत्र क्रमशः अध्यक्ष या केंद्रीय सरकार को मिलने के 3 दिन बाद की तारीख से दोनों में से जो पहले हो उस तारीख से लागू माना जाएगा। फिर अगला है 8 रूल नंबर, भारत से अनुपस्थिति, मतलब अब्सेंस फ्रॉम इंडिया। कोई भी सदस्य भारत छोड़ने से पहले सब रूल 1 में ए में भारत छोड़ने की तारीख और भारत में वापस लौटने की संभावित तारीख की सूचना अध्यक्ष को देगा, और भी यदि 6 महीने से अधिक समय तक भारत से अनुपस्थित रहना है तो वह अपना त्यागपत्र दे देगा। अब सब रूल 2 में दिया है कि सब रूल 1 के अनुसार कार्रवाई किए बिना यदि कोई सदस्य भारत छोड़कर जाता है तो यह माना जाएगा कि उसने भारत छोड़ने की तारीख से पद त्याग कर दिया है। अब सब रूल 9 है तो उसका बारे में देखते हैं। सब रूल 9 नहीं, रूल नंबर 9, खाली जगहों की अधिसूचना, मतलब नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज। सब रूल 1, कमेटी के किसी सदस्य के पदत्याग या मृत्यु के कारण कोई जगह खाली होती है, मतलब कोई या तो
डिजिग्नेशन लेता है या किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई तो पद खाली हो जाएगा, तो अध्यक्ष इसकी सूचना तुरंत केंद्रीय सरकार को देगा। अब फिर सब रूल 2, यदि अध्यक्ष की मृत्यु हो जाने से जगह खाली हो जाए तो इसकी सूचना चीफ इंस्पेक्टर या केंद्रीय सरकार द्वारा कमेटी में नियुक्त इंस्पेक्टर केंद्रीय सरकार को देगा। अब रूल नंबर 10 10वां देखते हैं, जिसमें कि लिखा है काम काज का निपटारा, मतलब डिस्पोजल ऑफ बिजनेस। इसमें सब रूल 1 कह रहा है कि कमेटी के पास विचारार्थ सभी प्रश्न अध्यक्ष के निर्देश पर या तो कमेटी की मीटिंग में रखे जाएंगे या कागजात के परिचालन सर्कुलेशन द्वारा विचार किए जाएंगे, परंतु कागजात भारत से अनुपस्थित सदस्य को भेजना जरूरी नहीं है। अब हम देखते हैं सब रूल 2, किसी प्रश्न पर विचार के लिए जब कागजात परिचालन किया जाए तो कोई सदस्य निवेदन कर सकता है कि उस प्रश्न पर कमेटी की मीटिंग में विचार किया जाए, और ऐसी अवस्था में इस प्रकार से विचार के लिए अध्यक्ष निर्देश दे सकता है, परंतु 3 या अधिक सदस्य इस प्रकार से विचार के लिए यदि निवेदन करे तो अध्यक्ष अवश्य ही ऐसा करने का निर्देश करेगा। अगला रूल है 11 मतलब 11। इसमें कह रहा है कि मीटिंग का समय और स्थान, टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग, मतलब कमेटी की मीटिंग अध्यक्ष द्वारा नियत स्थान और समय पर होगा। यह आपका रूल 11 में दिया हुआ है। तो अगर हम अगला रूल देखते हैं 12, मीटिंग की सूचना मतलब नोटिस ऑफ मीटिंग। तो सब रूल 1 कह रहा है कि कमेटी का सेक्रेटरी सचिव जो भी होगा भारत में उपस्थित कमेटी के हर सदस्य को मीटिंग के लिए नियत समय और स्थान की सूचना कम से कम 14 दिन पहले देगा, और उस मीटिंग में निपटाए जाने वाले कामकाज की सूची हर ऐसे सदस्य को मीटिंग से कम 1 दिन पहले भेजेगा, 7 दिन पहले भेजेगा। फिर परंतु कोई आपात मीटिंग बुलाई जाए तो उसके लिए कम से कम साफ 2 दिन पहले सूचना देनी होगी। अगर इसमें 1A को था पहले लेकिन इसे रद्द कर दिया गया है, तो अब सब रूल 2 देखते हैं। सब रूल 1 में वर्णित नोटिस सदस्यों को उनके सामान्य निवास स्थल पर दिया जाएगा या उनके पास डाक द्वारा भेजा जाएगा। अगला है सब रूल 3, जो कामकाज कार्यसूची में नहीं है उस पर मीटिंग में विचार अध्यक्ष की आज्ञा के बिना नहीं किया जाएगा। फिर अगला रूल है 13, जिसे मीटिंग का सभापतित्व करना, प्रिसाइडिंग एट मीटिंग। अध्यक्ष के उपस्थित रहने पर कमेटी की हर मीटिंग का सभापतित्व करेगा। यदि किसी मीटिंग में अध्यक्ष उपस्थित न हो तो उपस्थित सदस्य अपने में से एक को मीटिंग का सभापतित्व करने के लिए चुनेंगे, और इस तरह चुना गया सदस्य उस मीटिंग में अध्यक्ष की सब क्षमताओं का प्रयोग कर सकेगा। अगला रूल देखते हैं 14 नंबर, कोरम क्या है। कमेटी की किसी भी मीटिंग में कोई कामकाज कब तक संपादित ट्रांसैक्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि उसमें अध्यक्ष सहित कम से कम 4 सदस्य उपस्थित न हों। किसी भी मीटिंग में यदि 4 से कम सदस्य उपस्थित हों तो अध्यक्ष मीटिंग को ऐसी तारीख के लिए स्थगित कर सकेगा जो कम से कम 14 दिन बाद हो, और उपस्थित सदस्यों को जानकारी देगा और अन्य सदस्यों को सूचना देगा, नोटिफाई कि वह स्थगित मीटिंग में कोरम पूरा न होने पर भी कामकाज को निपटाने का प्रस्ताव करता है। उसके बाद ऐसी स्थगित मीटिंग में उपस्थित कम रहने पर भी कामकाज को निपटा देना कानूनन ठीक माना जाएगा। अगला है रूल 15 नंबर, जिसमें कि आपको इसमें बताया गया है डिसीजन बाय मेजॉरिटी, मतलब बहुसंख्या द्वारा निर्णय। तो सब रूल 1, कागजात के परिचालन द्वारा कमेटी को निर्देशित किए गए हर प्रश्न का निर्णय नियत समय के अंदर अपनी राय भेजने वाले को बहुसंख्या मेजॉरिटी के रायों के अनुसार किया जाएगा, जब तक कि अध्यक्ष रूल 10
के सब रूल 2 के अनुसार उस प्रश्न को किसी मीटिंग में विचार करने के लिए आरक्षित रिजर्व न कर ले। कमेटी की मीटिंग को निर्देशित सब प्रश्न उन पर मत भेजने वाले सदस्यों के मतों की बहुसंख्या से मेजॉरिटी ऑफ वोट्स तय किए जाएंगे। अगला सब रूल 3 है कि मतों या रायों की बराबरी की दशा में अध्यक्ष एक अतिरिक्त मत या राय का प्रयोग करेगा। अगला सब रूल 4, कमेटी के निर्णय से असहमति रखने वाला कोई भी सदस्य असहमति टिप्पणी लिख सकेगा जो कार्यवाहियों के रिकॉर्ड का भाग होगी। अगला रूल नंबर 16, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मतलब मीटिंग का कार्यवृत्त। इसमें आपका यह दिया हुआ है, पहला सबूत, कमेटी का सेक्रेटरी प्रत्येक मीटिंग की कार्यवाहियाँ भारत में उपस्थित सब सदस्यों को भेजेगा और उसके बाद उन कार्यवाहियों को कार्यवृत्त पुस्तक में स्थायी रिकॉर्ड के लिए चढ़ाएगा। और दूसरा सब रूल है कि प्रत्येक मीटिंग के कार्यवाहियों के रिकॉर्ड पर अध्यक्ष हस्ताक्षर करेगा। 17 नंबर आपका है रूल अलाउंस टू नॉन ऑफिशियल मेंबर। इसमें अशासकीय सदस्यों के भत्ते के बारे में दिया है। कमेटी के अशासकीय सदस्यों का यात्रा और दैनिक भत्ता केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर समितियों, आयोगों और जांच बोर्डों के भत्तों के संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा। रूल नंबर 18, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड अकाउंट्स, पत्र व्यवहार और अकाउंट के बारे में दिया है। तो कमेटी का सेक्रेटरी सचिव कमेटी का संपूर्ण पत्र व्यवहार संचालित करेगा और कमेटी का अकाउंट रखेगा। रूल नंबर 19, अपीयरेंस एट हियरिंग, मतलब सुनवाइयों में उपस्थिति। साक्षी के रूप में जांच की व्यवस्था को छोड़कर कमेटी के समक्ष बुलाई जाने वाली कोई भी पार्टी या तो स्वयं उपस्थित होगी या वह लिखित रूप से अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या किसी वकील के द्वारा उपस्थित होगी। 20 लास्ट चैप्टर का आपका रूल है कि प्रोसीडिंग टू बी इन कैमरा, मतलब कहना चाह रहा है कि कार्यवाहियाँ गुप्त बैठक में होंगी। अध्यक्ष द्वारा निर्देश न रहने पर कमेटी की कार्यवाहियाँ गुप्त रूप से संचालित की जाएंगी और इन्हें गोपनीय कॉन्फिडेंशियल माना जाएगा। अगला चैप्टर नंबर 3 हम अगले भाग में पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।